लोगों के साथ जो मांगे हैं उनको पहले बताइए एक सिलसिलेवार तरीके से कि 25,500 रुपए की सैलरी रखी हुई है, बट उत्तर प्रदेश में हमें 20,500 से स्टार्ट होता है। एक मात्र 5,000 रुपए कम मिलते हैं हमें। उसके मोदी जी ग्लोबल पे जाके दिखाते कि हमारे उत्तर प्रदेश में, इंडिया में देखो संजीवनी इतनी है, हमारा स्वास्थ्य विभाग इतना, उस ग्राफ को हम मेंटेन। जो सीएचओ 6 साल तक यदि काम किया तो उसको नियमित करेंगे। जो लोग सीएचओ 6 साल तक काम कर चुके हैं उनको अभी तक कोई नियमित नहीं किया गया है। तो ये गाइडलाइन में बाकायदा है कि 6 साल तक जो भी महिला सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारा कोई भी वहाँ पे मतलब इंतजाम नहीं है। आप वहाँ पे जो बीच में भी है, किसी किसी के तो ऐसा है कि बिल्कुल खेत है और उसके बीच में है, जहाँ पे मतलब किसी फैमिली का भी घर नहीं है, किसी सेंटर पे तो ऐसे हालात हैं। तो अगर वहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और आसपास कोई गांव की आबादी है कि बिल्कुल सन्नाटे नहीं, वो वहाँ आसपास एकदम। अब टाइम ऐसा है कि हम लोग ऑटो में भी जाने में भी सेफ फील नहीं करते, क्योंकि हर बार मीटिंग होती है, मैम कहती है, आश्वासन दिया जाता है तुम्हारी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन लिखित में आज तक हमें कोई भी जो है पत्र जारी उन्होंने नहीं किया है। अगर इनको कोई मांग मनमानी होती है तो एक दिन के अंदर अपना लेटर निकाल के दूसरे दिन से हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मांगों के लिए लगातार 3 साल से हम लगे हुए हैं, तो हमारी एक भी मांग अब तक पूरी नहीं करी है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर लखनऊ से। आज राजधानी लखनऊ में सीएचओ के कर्मचारियों ने कुछ मांगों को लेकर चारबाग एनएचएम मुख्यालय का घेराव किया। तो बता दें कि इनकी संख्या इतनी भारी थी कि चारबाग से लेकर यूको गार्डन तक यातायात व्यवस्था चरमरा गई। लोगों को जाम से जूझना पड़ा। चारबाग से इको गार्डन तक सीएचओ के कर्मचारी पैदल, बाइक, गाड़ी पे विशाल धरने के साथ नजर आए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। चारबाग के मोहन होटल के पास पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। आइए अब दिखाते हैं आपको इको गार्डन का ये नज़ारा। मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये जो कर्मचारी हैं ये सीएचओ के हैं और उत्तर प्रदेश के हर जिले से आए हैं अपनी मांगों को लेके। इनकी 7 मांगे हैं। इनका कहना है कि इनको वादा किया गया था कि अगर इन लोगों जॉब करते करते 6 साल हो जाएंगे उनको नियमितकरण किया जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों के 6 साल हो चुके हैं, उनको नियमितकरण नहीं किया गया है और ये संविदा पे हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं और क्या मांगे हैं और किन कहाँ से आए। सर क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं जिला मुरादाबाद से आया हूँ। मैं एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो है पूर्व प्रदेश महामंत्री हूँ। हमारी जो डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट से और एनएचएम मैडम से हैं, जो कि एक नियमितीकरण है, जिसमें भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 6 वर्ष होने के बाद जो है परमानेंट करने का प्रावधान रखा है, पर अभी भारत स्टेट गवर्नमेंट जो है उस चीज पे कोई ध्यान नहीं देती है। आप लोगों के साथ जो मांगे हैं उनको पहले बताइए एक सिलसिलेवार तरीके से कि कौन कौन सी। एक तो हमारी एएमएस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम 1.5-2 साल से उसको लगा रहे थे, बट अभी उन्होंने क्या करा, उसको 14 तारीख को अपडेट कर दिया। अपडेट क्या कर दिया है, ये मान के चलिए आप रेटिना के हिसाब से उन्होंने अपडेट कर दिया है। डिजिटल एंड में अगर एएमएस इतना अच्छा है तो एनएचएम कर्मचारियों पे, बाकियों पे लागू क्यों नहीं होता? ओनली सीएचओ पे ही क्यों लागू होता है? अभी बेसिक टीचरों पे हुआ था, उन्होंने विरोध किया, ये वापस हुआ। उन्होंने विरोध किया, वापस हो गया। हमारा एक ये, हम अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लगाने मना नहीं कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि जब हम पे लागू है तो वो सारे स्वास्थ्य कर्मियों पे होना चाहिए। दूसरी एक हमारी मांग है नियमितीकरण की, जो मैंने अभी, और एक मांग हमारी है म्यूचुअल एंड वैकेंट सीट पे ट्रांसफर। मांग है पीवीआई को सैलरी में मर्ज करना, जो बिहार। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं जिला झांसी से आया हूं, और जैसा कि आप इको गार्डन में भीड़ देख रहे हो, हम सब सीएचओ एक डिमांड लेके आए हैं सरकार से कि हमारी कुछ मांग है जिनको पूरा करा जाए। जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया कि जितने भी स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ के राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, सब जगह जो सेंट्रल गाइडलाइन है उसके हिसाब से 25,500 तो मूल वेतन है, उसके बाद 15,000 पीवीआई का है। एक मात्र उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो हमें मात्र 20,500 रुपए सैलरी के रूप में दे रहा है। अब ये हम सवाल भी करते हैं सरकार से, ऐसा क्यों? मतलब काम हम उतना कर रहे हैं, सारे स्टेटों के बराबर कर रहे हैं, और आप ग्राफ जाके देखो, कोई भी जो ग्राफ चलता है जिसको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल पे जाके दिखाते कि हमारे उत्तर प्रदेश में, इंडिया में देखो संजीवनी इतनी है, हमारा स्वास्थ्य विभाग इतना, उस ग्राफ को हम मेंटेन कर रहे हैं। हम रूरल क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो
ग्राउंड लेवल पे पहले फैलता है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम ऐसे रूरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ घर से हमें वैकेंट एरिया पे ट्रांसफर पॉलिसी खोली जाए, उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा यहाँ भी दे रहे हैं और वहाँ भी दे रहे हैं, और इसमें नुकसान सरकार का है। एक सीएचओ में अकेला सीएचओ 5000 पॉपुलेशन पे हूँ, 5000 पॉपुलेशन, 5000 पे आप अकेले? 5000 पॉपुलेशन में मैं अकेला सीएचओ हूँ। एक जो सब सेंटर बनता है वो 5000 पॉपुलेशन पे बनता है। और भी लोग हैं, आप बताइए कहाँ से, क्या नाम? एक गाइडलाइन है, मेरा नाम ओमकार चौधरी, मैं आगरा से आया हूँ। हमारा एक मेन मांग ये थी कि नियमितकरण की, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जो सीएचओ 6 साल तक यदि काम किया तो उसको नियमित करेंगे। जो लोग सीएचओ 6 साल तक काम कर चुके हैं उनको अभी तक कोई नियमित नहीं किया गया है। तो ये गाइडलाइन में बाकायदा है कि 6 साल तक आपने सुविधा पे काम किया तो आपको परमानेंट किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक आदेश दिया होगा कि 6 साल हो जाए तो आप लोग को कर दें परमानेंट, लेकिन जो अभी मौजूदा राज्य सरकार है उससे कोई बात हुई आप लोग की? जी सर, हमारी उनसे डायरेक्ट अभी बात नहीं हुई, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उनसे हम बार बार इस बात को मांग को रख चुके हैं कि आपकी जब हमारी जो देश की सरकार है, जो सेंट्रल सरकार है, उसने ये गाइडलाइन दी है तो आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो हमको हर बार आश्वासन मिलता है कि आगे जाके हम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो कुछ बुनियादी सुविधाएं हमको नहीं दी जा रही है। जबकि कुछ महिला हमारी साथी है, उनको बहुत ही गाँव के अंदर अभी आपने देखा कैसा एक हादसा हुआ था कोलकाता में। आइए हमारे साथ बात करने के लिए एक महिला वो भी हैं। मैम पहले बताइए क्या नाम है और आपकी क्या कहना है आपका? मेरा नाम सीएचओ प्रगति पांड्या है, मैं जिला प्रयागराज से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो हमें एएमएस से कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए क्यों, टीचर्स के लिए भी था तो उन्होंने अपना हड़ताल करके उस चीज़ को बंद कर दिया और हम लोग 2 साल से लगातार एएमएस लगा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सेकेंड थिंग है कि हमारी जो भी महिला सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारा कोई भी वहाँ पे मतलब इंतजाम नहीं है। आप वहाँ पे जाओ गांव में, जब लोग हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सेफ नहीं है, आप लोग कैसे उम्मीद रख सकते हो कि हम लोग गांव में जाके सेफ होंगे? सेकंड, आप लोग से कितनी देर तक काम लिया जाता है, क्या घंटे काम लिया जाता है? सर 9 से 5 हमारा 9 से 5 काम लिया जाता है। उसके साथ हमें वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो कितने लेडीज स्टाफ है, कितने जेंट्स हैं? सर 80% लेडीज हैं, ठीक है, और उसके साथ वहाँ पे हमें कोई भी सेफ्टी या फैसिलिटीज भी नहीं प्रोवाइड की जाती, जैसे पानी, इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सेंटर्स भी वैसे वॉशरूम भी नहीं है। तो आप ये सोचो कि वहाँ पे हम जाएं तो अपना मतलब जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए कि कम से कम महिला को रखे, तो आप वॉशरूम वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ कोई व्यवस्था नहीं की गई है? व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। आप घर से कितनी दूर जाती हैं? सर मैं लखनऊ की हूँ और मैं प्रयाग में पोस्टेड हूँ। तो कितने साल से? सर 3 साल होने को आ रहे हैं। 3 साल से वहीं रहे नहीं आप? जी 3 साल से वहीं रह रहे हैं और हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, ट्रांसफर्स भी चालू नहीं गई। हर बार आश्वासन देके हम लोगों को बाहर भेज दिया जाता है और हर 3 साल पे मतलब हम लोग आ चुके हैं, एक बार और भी हो चुकी है बातचीत, लेकिन उन्होंने सब हम लोगों को एमडी मैम वगैरह ने सबने सिर्फ आश्वासन दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि आपने सुना, बहुत बड़ी बात है, महिलाओं जो लखनऊ में रहती हैं, प्रयागराज में उनसे नौकरी करवाई जा रही है और इन्होंने बताया कि सुरक्षा के नाम पर कोई मानक नहीं है, कोई वॉशरूम वगैरह साफ सुथरा नहीं है, गार्ड नहीं। और भी महिलाएं हैं, हमसे बात करेंगे। मैम ये बताइए, हमारे साथ बातचीत करने के और भी लोग हैं। मैम पहले तो क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम पूजा मलिक है और मैं शामली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैम ये बताइए, जो आज ये लोग आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आप लोग की मांगे आपके दोस्तों ने, साथियों ने बताया, लेकिन आप एक महिला हैं, बताइए जहाँ सेंटर में आप काम करती हैं वहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या फैसिलिटी नहीं है? सर हमारे जो सेंटर्स है वो गांव में है, तो गांव में क्या होता है, वो सेंटर्स है ना खेतों के बीच में भी है, किसी किसी के तो ऐसा है कि बिल्कुल खेत है और उसके बीच में है, जहाँ पे मतलब किसी फैमिली का भी घर नहीं है। किसी सेंटर पे तो ऐसे हालात हैं। तो अगर हम पूरे दिन वहाँ पे 9 बजे से 4 बजे तक जो एएमएस लागू किया है, पूरा 9 से 4 तक अकेली एक लड़की रहेगी और आजकल एक हॉस्पिटल में डॉक्टर सेफ नहीं है, तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक अकेले इंसान एक HWA पर सेफ रह सकते हैं? तो मेरी तो यही वो है कि भाई या तो हम लोगों को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए कि भाई फीमेल्स रहती है तो उनके साथ कुछ ऐसा एक रखना चाहिए कि भाई उनके साथ कोई सेफ्टी पॉइंट वाइज से कोई चीज ऐसी करनी चाहिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यस सर, हमारी यही मांगे है कि भाई अगर हम लोग एक गांव में बिल्कुल सुनसान इलाके में एक अकेले सेंटर पे एक फीमेल रह रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कल को उसके साथ कुछ घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन लोग का कहना है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ मूलभूत सुविधा के साथ इनकी सुरक्षा के भी कुछ सरकार को इंतजाम करने चाहिए। और भी कुछ महिलाएं बात करेंगे। मैम क्या नाम है, आप कहाँ से?
सर मेरा नाम पूजा है, मैं बाराबंकी से आई हूँ। मैम आप घर से कितनी दूर पे हैं आप? सर मेरा घर से 35 किलोमीटर के, मैं लखनऊ से अप डाउन करती हूँ, मेरा 35 किलोमीटर के नियर अबाउट सेंटर पड़ जाता है। तो सर वहाँ से जाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारे यहाँ पे सेंटर भी नहीं है और जो मेरा सेंटर अलॉटेड है वो पूरा मतलब खेतों के बीच में है, तो वहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और आसपास कोई गांव की आबादी है कि बिल्कुल सन्नाटे है? नहीं, वो वहाँ आसपास एकदम खेत हैं और जंगल जैसा टाइप का है वहाँ पे ना। अभी वहाँ पे सेंटर का डेवलपमेंट इतना अच्छे से हुआ है, चारों तरफ पानी भरा रहता है। अच्छा ये भी बताइए, जहाँ आप लोग का सेंटर है ये, तो वहाँ से क्या कन्वेंस की भी कोई दिक्कत देती है? कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम है। हम लोगों ने, जैसे मेरा पर्सनली है ये है कि मैंने एक ऑटो कर रखा है, तो मैं उसी को बुक करके रखा हुआ है, तो उसी से आती जाती हूँ। बट अब टाइम ऐसा है कि हम लोग ऑटो में भी जाने में भी सेफ फील नहीं करते, क्योंकि जो गांव में सेंटर्स बने हुए हैं वो गली बनगंडी में बने हैं, रास्ते बहुत क्लियर नहीं होते, बहुत खराब रास्ते हैं। मैं फोटो दिखाना चाहूंगा। हाँ, दिखा रहे हैं, ये दिखा दीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि ये रास्ते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा कीचड़ है, कीचड़ में बाइक आधी धसी है और इनको कहा जाता है कि अगर 9 बजे ये अगर टाइम पे नहीं आएंगे तो अटेंडेंस इनकी शॉर्ट हो जाएगी। तो बहुत सी समस्याएं जी, क्या करेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि अगर हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे तो वही कि हमारी सैलरी कट हो जाएगी। अगर 9 से पहले अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे तो ये हमारी यही मांगे है कि हमें प्रोटेक्शन भी दिया जाए कि फीमेल्स होने के कारण, और जो लोग अपने घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, उनको 200-250 किलोमीटर दूर है, उनका ट्रांसफर भी किया जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। इतनी दूर दूर अकेली लड़कियां अनमैरिड भी है और अपने बच्चों को छोड़ के दूर दूर रह रही है, तो उनका भी ट्रांसफर करके उनके नियर बाई होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। अभी आपको कितना वक्त हो रहा है जॉब करते हुए? मुझे अभी 2 साल हो चुके हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि 2 साल किसी को हो चुके हैं, किसी को 3 साल है, और बहुत से ऐसी महिलाएं हैं शायद उनका 6 साल भी हो गया। मैम आप लोग से ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से। मैम कितना टाइम हो रहा है आपको जॉब करते हुए? अभी तो 3रा साल चल रहा है। मैम सेंटर कितनी दूर है आपके घर से? मेरा तो पास में ही है, लेकिन और जो हमारे साथी हैं उन लोगों का दूर रहता है। तो मैम सेंटर में महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधा मिल रही है आपको? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं अच्छी मिल रही है। कोशिश कर करके थोड़ी बहुत कर ली है। अभी हम लोग चाहते हैं सरकार हम लोगों के बारे में कुछ सुने और हम लोगों की जो दिक्कतें हैं वो समझने की कोशिश करें। जी मैम आपका क्या नाम है, कहाँ से? अर्चना वर्मा। मैम आप बताइए। सर हम लखीमपुर से हैं और मेरा सेंटर सीतापुर में है। और आप लखीमपुर से सीतापुर जाती हैं? जी। और सीतापुर से इंटीरियर कितनी दूर पड़ता है? हमारा पड़ता है कम से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर। मेन सीतापुर से 30-35 किलोमीटर दूर। लखीमपुर से जो सेंटर जाते हैं 30-35 किलोमीटर पड़ता है, वो भी अंदर, और सेंटर पे भी काफी कोई सुविधाएं नहीं उस तरीके से मिलती। सेंटर से वापस आने में क्या कन्वेंस वगैरह मिलता है? कन्वेंस कोई नहीं है वहाँ पे, अपना साधन है, अपने साधन से जाओ, अपने साधन से आओ। तो अभी आप लोग संविदा पे हैं, क्या पे सैलरी मिल रही है? सैलरी हम लोगों को इस टाइम मिल रही है 22,000। 3-3.5 साल हो गया। तो ये बताइए आज किन मांगों को लेकर आप लोग हैं? हम लोग की जैसे AMS जो है या तो सभी पे लागू हो, और या जितने NHM कर्मचारी है सभी पे लागू हो, ओनली CHO पर नहीं लागू होना चाहिए। और भी महिलाएं उनसे भी बात करती हैं। मैम कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हम शामली से आए हैं, निर्कुंज नाम है मेरा। जी। ये बताइए मैम आप रहने वाली कहाँ की? शामली से। और सेंटर कहाँ है आपका? नहीं, शामली में सेंटर है, वैसे रहने वाले मुरादाबाद के हैं। जी। तो ये बताइए कि जो आप लोग की AMS की मांग है कि इसको हटाया जाए, तो ये बताइए आपको कितना समय लग जाता है अपने सेंटर पहुँचने में? सर समय को तो डिपेंड करता है कि, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम मतलब हमें स्कूटी नहीं आती, कार नहीं आती, सीख रहे हैं वो अभी, बट आती नहीं है। बट अगर हम दूसरे वाहन से जाते हैं तो हमें टाइम लग जाता है सेंटर तक पहुंचने में। ऐसे क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ा, जैसे कि हम मुरादाबाद में रहना चाहते हैं, बट रहना हमें शामली पड़ रहा है, 200 किलोमीटर का अंतर हो गया। उस फासले को कम करने के लिए हमारा स्थानांतरण करा नहीं जा रहा। तो जब स्थानांतरण नहीं हो रहा है तो हमें हमारी सैलरी का आधा हिस्सा वहीं खर्च हो जाता है फिर। अच्छा, ट्रांसफर का कोई क्राइटेरिया है कि इतने साल होने के बाद आप लोग को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब से 2 साल पहले तक म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं 2 बार, उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी रोक लगा दी गई है उसमें। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए एक अपने बच्चों को भी साथ में लेके आए, उनसे भी मैम से पूछेंगे मैम क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? सर मेरा नाम नीलिमा दीक्षित है, हम हरगांव सीतापुर में पोस्टेड। मैम आप बारिश में अपने बच्चे के साथ यहाँ भीगते इस टाइम? मेन रीजन दिक्कत तो यही है ना कि ट्रांसफर ओपन नहीं हो रहा है, और जिस वजह से हमको अपने बच्चे को लेके अकेले रहना पड़ता है, अकेले इसको ले जाके ड्यूटी भी करनी है, अकेले ही सब चीज करना है। मैम सेंटर पे आप लोग को कुछ मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि अभी एक कलकत्ता में बहुत बड़ा हादसा हुआ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का सेंटर जंगलों में बना हुआ है, कहीं कहीं ऐसा है कि रास्ते तक नहीं है। हम लोग अपना सेल्फ कन्वीनियंस से जाते हैं, वहाँ पे कहीं
बहुत जगह बहुत रूरल में है कि वहाँ अकेले आने जाने में भी डर लगता है। अगर वहाँ 9 से 4 तक ड्यूटी करनी होगी तो हम लोग को सेफ्टी पॉइंट से कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो परिवार को तो बड़ी चिंता रहती होगी, आप लोग अकेले बता रही रहती हैं, तो वीकेंड्स में घर जाती होंगी? नहीं सर, हम लोग 6-6 महीने में जाते हैं घर, क्योंकि इतनी दूर ट्रैवल करना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात चलती है। मैम क्या नाम है, आप कहाँ से आए? मैं शामली डिस्ट्रिक्ट से। मैम आपका सेंटर कहाँ है? मेरा सेंटर कांदला ब्लॉक में आलदी गांव है। क्या कहना चाहेंगे मैम आज? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एएमएस मतलब लगाया है इन्होंने। अगर हम लेट हो जाते हैं तो तब हमारी सैलरी कट जाती है। अगर एएमएस लगाना ही था तो हम सब जितने भी हमारे ये मेडिकल स्टाफ है उन सब के लिए होना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स हो गए, अभी जो एक डॉक्टर मौमिता हैं कोलकाता में, बेंगलुरु में है शायद, उनका जो केस हुआ है वो तो सभी को पता है। उनका जो वो डॉक्टरों की सेफ नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल गाँव में जा रहे हैं, हम लोग कैसे सेफ हैं? तो जैसे कि आपने सुना है, बहुत सी महिलाओं ने ये बात रखी कि जो एमएस है, जो एमएस की जो बात है अटेंडेंस की, उन्होंने बताया कि गांव की सड़कें बड़ी खस्ता हाल है और बारिश का मौसम है, कई बार ऐसा होता है कि कन्वेंस नहीं मिलता है, उनको उसमें भी दिक्कत होती है, इसलिए उस अटेंडेंस को लेके थोड़ा सा परेशान भी है। लेकिन उनका कहना है कि अगर उनको सुविधाएं दी जाए सेंटर पे, उनकी सुरक्षा की भी सुविधा का ख्याल रखा जाए, तो वो एमएस के से भी कोई किसी चीज से उनको कोई दिक्कत परेशानी। नाम है आपका और क्या, कहाँ से आप हैं? बात करिए, डरिए नहीं। मैं उन्नाव से हूँ। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। एक तो ऑनलाइन वर्क इतना ज़्यादा हो गया, उसके बाद हमें ऑफलाइन वर्क भी सारा करना है, हमें रजिस्टर भी सारे मेंटेन रखने हैं, गांव-गांव घर-घर जाना पड़ता है। उसके बाद हमारा मतलब कि पीबीआई अलग देते हैं, सैलरी अलग देते हैं, तो बस यही सब बहुत सारी दिक्कतें हैं ऑनलाइन अटेंड। और भी आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या नाम है, बताइए कहाँ से आए? मेरा नाम CHO निखिल जांगड़ है। मैं ठाकुरद्वारा ब्लॉक मुरादाबाद जिले से आया हूँ। हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जो AI लागू किया गया है, तो AI के अंदर बाकी विभागों मतलब हमारे विभाग में और लोगों पे लागू क्यों नहीं किया गया? एकमात्र CHO पे ये लागू है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये लागू हो तो सब पे AI क्या होता है पूरा बताइए हमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसमें हमारे आई का रेटिना स्कैन होता है, तब जाके हमारी अटेंडेंस लगती है। ये इन्होंने अभी किया है 14 अगस्त से, जिससे हम विरोध कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। अगर ये लागू होता है तो सब पे होना चाहिए, और अगर हमें लागू भी करते हो तो पहले हमारी मांगे पूरी करो। जो मांगे हम 3 साल से लंबित हैं, हम बार-बार मैम से मुलाकात कर रहे हैं, आश्वासन हमें लगातार दिया जा रहा है। ना तो हमारी वेतन विसंगति दूर हुई है, ना हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को लिए। हर बार मीटिंग होती है, मैम कहती है आश्वासन दिया जाता है तुम्हारी मांगे मान ली गई है, लेकिन लिखित में आज तक हमें कोई भी जो है पत्र जारी इन्होंने नहीं किया है। अगर इनको कोई मांग मनमानी होती है तो एक दिन के अंदर अपना लेटर निकाल के दूसरे दिन से हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मांगों के लिए लगातार 3 साल से हम लगे हुए हैं, तो हमारी एक भी मांग अब तक पूरी नहीं करी है। बार-बार हम आते हैं, बात होती है इको गार्डन में, इससे पहले भी हमने धरना दिया है, NHM ऑफिस में भी हम धरना दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक हमें लिखित में कभी कोई पत्र दिया नहीं गया है। जैसे कि आप देखिए ये हाथों में बैनर लिए हैं, वादे की भरमार, CHO लाचार, इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये बताइए कोई डेलीगेशन गया आपका बातचीत करने? भी जी, अभी हमारे हिमालय भाई साहब गए हैं, मैम ने उनको बुलाया है। अब देखते हैं वहाँ पे अगर मांगे हमारी पूरी होती हैं लिखित में आज तो हमारा धरना आज समाप्त हो जाएगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना है ये, जब तक इस बार मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। अगर लिखित में हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, जब तक हम इको गार्डन में या लखनऊ छोड़ के हम नहीं जाएंगे। हमारी मांगे लिखित में पूरी होंगी तभी हम लखनऊ छोड़ के जाएंगे, वरना सारे CHO पूरे प्रदेश के 18,000 CHO हैं जो यहाँ आज उपस्थित हैं, सभी की सभी यहीं रहेंगे। लखनऊ तभी छूटेगा जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी, वो भी लिखित के अंदर। तो जैसे कि आपने सुना, इनका साफ कहना था कि ये 18,000 की बड़ी संख्या वाले, और आज उत्तर प्रदेश में इन्होंने कूच किया और धरना दिया। ये लोग अभी चारबाग MD ऑफिस में कर रहे थे मांगों के लिए कि इनका एक डेलीगेशन गया है बात करने। सरकार ने जो इनसे वादा किया था कि 6 साल पूरा होने के इनको नियमितकरण करा जाएगा, वो किया जाओ। कुछ महिलाओं ने बताया कि वहाँ जहाँ ये जॉब कर रही है अपने घरों से कई किलोमीटर दूर जाके, वहाँ पे कोई मूलभूत सुविधा नहीं हो। और अभी आपने देखा था कि किस तरह से एक महिला डॉक्टर कलकत्ता में, उसके साथ एक हादसा हुआ। तो सरकार को इन सब में संज्ञान लेना चाहिए और अपनी आंखें खुली रखना चाहिए कि भविष्य में इन महिलाओं के साथ कम से कम सुरक्षा का इंतजाम पूरा कराया जाए। जो महिलाएं इतनी दूर 700-500 किलोमीटर दूर जाके कर रही हैं, उनको थोड़ा करीब करा जाए और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान TV।